नमस्कार। मैं प्रहलाद कुमार मीणा, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, बीएसआर गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज अलवर। इस ई क्लास में आप सभी का स्वागत है। यह वीडियो बीए पार्ट फर्स्ट, पेपर फर्स्ट, यूनिट सी के अंतर्गत जो राजनीतिक विचारधाराओं का है तथा ऑनर्स पार्ट फर्स्ट, पेपर थर्ड, जो राजनीतिक विचारधाराएं, प्रमुख राजनीतिक विचारधाराओं का है, उसके संदर्भ में तैयार किया गया है। इससे पहले के वीडियो में हमने समाजवाद के अर्थ व परिभाषाओं का सामान्य जानकारी या उनका परिचय के बारे में चर्चा की थी। इस वीडियो में हम समाजवाद के क्या क्या मूल सिद्धांत या क्या उसके जो मान्यताएं या मौलिक तत्व हैं उनके बारे में हम जानकारी लेंगे, क्योंकि समाजवाद के अनेकों रूप आज वर्तमान युग में राजनीतिक व्यवस्था हो, चाहे सामाजिक व्यवस्था हो, चाहे आर्थिक व्यवस्था हो, को देखने को मिलते हैं। और इसके सामान्य परिचय, समाजवाद के सामान्य परिचय के वीडियो में हमने समझा कि हर कोई अपने आप को समाजवादी कहलाने में गौरवान्वित महसूस करता है। हिटलर, जो कि एक अधिनायकवादी या तानाशाही वृत्ति का शासक था, उसने भी अपने जो राजनीतिक दल था उसका नाम राष्ट्रीय समाजवादी दल रखा। और समाजवाद का जो स्वरूप या उसका कब जन्म हुआ, कहाँ हुआ, इसके बारे में कोई ज़्यादा स्पष्ट विचार नहीं पाए जाते हैं। लेकिन कुछ लेखकों या दार्शनिकों के विचारों में ये यूनानी सभ्यता या यूनानी नगर राज्यों में, जिसमें ख़ास तौर से स्पार्टा का नाम लिया जाता है, वहाँ कुछ समय के लिए समाजवादी शासन व्यवस्था देखी गई है या बताई गई है। प्लेटो, अरस्तु के द्वारा भी अपनी पुस्तकों में, अपनी रचनाओं में, चाहे वो संरक्षक वर्ग के लिए ही समाजवाद की बात करते हों, तो ये चर्चा जो सामान्य परिचय या उसके अर्थ परिभाषा के रूप में जो हमने पिछले वीडियो में जानकारी ली, उसके बाद हम समाजवाद के मूल सिद्धांत या तत्व क्या हैं, इस संदर्भ में हम इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे। जिस प्रकार समाजवाद की परिभाषा देने में जो कठिनाइयाँ सामने आई हैं, उसी प्रकार की कठिनाइयाँ समाजवाद के मूल सिद्धांतों को व्यक्त करने में भी उत्पन्न होती हैं। क्योंकि हमने इसके सामान्य परिचय के संदर्भ में जब हम जानकारी के बारे में बात कर रहे थे, तब सीएम जॉर्ज ने कहा है कि ये बदरंगी टोपी बन गया है, क्योंकि इसको हर आदमी ने इसको धारण किया है और इसका मूल स्वरूप समाप्त हो गया है। एक विचारक ने, दार्शनिक ने ये कहा है कि ये गिरगिट की तरह अपना रंग बदलता रहता है और परिस्थितियों बस ये अपना रंग बदल लेता है। इसलिए इसको गिरगिट का तरह रंग बदलने वाली विचारधारा को भी की तरह भी इसके साथ व्यवहार किया गया या इसको कहा गया है। क्योंकि लोकतांत्रिक समाजवाद, फेबियन समाजवाद, इस्लामिक समाजवाद, राष्ट्र प्रजातांत्रिक समाजवाद और अनेकों रूपों इसके आज विश्व में देखने को मिलते हैं। जिस प्रकार से इसके अनेक रूप हुए, इसी कारण इसको परिभाषित करना कठिन था और इसी कारण से इसके मूल सिद्धांतों को व्यक्त करने में भी बहुत सारी कठिनाइयाँ हैं। उसका मुख्य कारण यही है कि संभवतः जीवन का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसे समाजवादी क्षेत्र नहीं कहा जा सके।
वर्तमान कल्याणकारी राज्य के लिए तो समाजवाद आवश्यक तत्व या सिद्धांत बन गया है। यह वर्तमान समय की बहुत बड़ी मांग भी है, और क्योंकि इसके सामान्य परिचय के संदर्भ में जब हम बात कर रहे थे तब ये कहा था कि हर कोई अपने आप को समाजवादी कहलवाने में गौरव महसूस करता है। इस प्रकार से जो वर्तमान समय की मांग के रूप में इसको देखा जाता है समाजवाद को। जो इसके मूल सिद्धांत हैं या मान्यताएं हैं वो निम्न प्रकार से विद्वानों द्वारा बताई गई हैं। पहला जो इनका मूल सिद्धांत या मौलिक मान्यता है वो है समाजवाद व्यक्ति के स्थान पर समाज को महत्व देता है। व्यक्तिवादी विचारधारा व्यक्ति को महत्व देती है, उसी प्रकार और स्वतंत्रता को महत्व देती है। समाजवाद व्यक्ति के स्थान पर समाज को महत्व देता है और स्वतंत्रता से भी ज़्यादा समानता पर जोर देता है। समाजवाद शब्द की उत्पत्ति ही सोशियस शब्द से हुई है, जिसका अर्थ समाज है। अतः स्वाभाविक है कि यह विचारधारा व्यक्ति के स्थान पर समाज को अधिक महत्व देती है। यह व्यक्तियों के हितों को समाज हितों के अधीन मानती है। जब समाज का हित होगा तो व्यक्ति का हित स्वतः ही हो जाएगा। ऐसा समाजवाद का मानना है कि व्यक्ति के स्थान पर समाज को महत्व दिया गया है, जो पहला मौलिक सिद्धांत है उसके अनुसार। दूसरा जो इनका सिद्धांत है, मौलिक सिद्धांत है समाजवाद का, समाजवाद समाज को आंगिक एकता के रूप में रखना चाहता है। समाजवाद समाज की आंगिक एकता में गूंथना चाहता है, समाज की आंगिक एकता में गूंथना चाहता है, परंतु सर्वसत्तावादी या एक दलीय शासन की तरह व्यक्तियों की बलि चढ़ाकर नहीं, बल्कि उसकी सुरक्षा की व्यवस्था करके। समाजवाद समाज की आंगिक एकता को एक साथ जोड़ना चाहता है, लेकिन सर्वसत्तावादी एक दलीय शासन के कठोर नियमों के या व्यक्तियों की बलि चढ़ाकर नहीं, बल्कि उसकी सुरक्षा करते हुए, उसका कल्याण करते हुए उसको सामाजिक गठबंधन में गूंथना चाहता है। समाजवाद न तो व्यक्तिवादियों की असीमित व अनियंत्रित स्वतंत्रता के पक्ष में है और न ही साम्यवादियों के अति नियंत्रण के पक्ष में है। यह तो मध्यम मार्ग को अपनाने वाला सिद्धांत है, जो आंगिक एकता के रूप में समाज को देखना चाहता है। तीसरा जो इनका मौलिक सिद्धांत है, समाजवाद पूंजीवाद का उन्मूलन चाहता है, क्योंकि शोषण, अन्याय या आर्थिक विषमताओं का कारण पूंजी है। इसलिए समाजवाद पूंजीवाद का पूर्ण रूप से उन्मूलन करना चाहता है। समाजवाद का मूल उद्देश्य पूंजीवाद को समाप्त करना है। उसकी धारणा है कि समाज में विद्यमान शोषण तथा अन्य आर्थिक विषमताएं पूंजीवाद के लाभ, भाड़े और ब्याज की प्रवृत्ति के कारण ही समाज में उत्पन्न हुए हैं, और उनका विश्वास है कि पूंजीवाद ही श्रमिकों में असंतोष, निराशा और वर्ग चेतना उत्पन्न करता है। और जब वर्ग चेतना उत्पन्न होगी पूंजीवाद के शोषण के कारण, तो फिर समाज में वर्ग संघर्ष की स्थिति पैदा होती है। इसलिए ये पूंजीवाद का या पूंजीपतियों का पूर्ण रूप से खात्मा चाहता है या पूंजीवाद को समाप्त करना चाहता है। श्रमिकों को जीविकोपार्जन के साधन उपलब्ध नहीं होने के कारण आर्थिक विषमताएं क्रांति को जन्म देती हैं, इससे समाज को नुकसान होता है। इसलिए पूंजीवाद के जो दुष्परिणाम हैं उनको समाप्त करके ही समाज में सामाजिक कल्याण
और सर्वजन हिताय की भावनाओं को स्थापित किया जा सकता है। ये इनका तीसरा मौलिक सिद्धांत है। चौथा जो इनका सिद्धांत समाजवादियों के द्वारा बताया गया है वो है समाजवाद स्वतंत्र प्रतियोगिताओं का अंत भी चाहता है। स्वतंत्र प्रतियोगिता होगी तो प्रतिस्पर्धा होगी। प्रतिस्पर्धा में आपस में प्रतिस्पर्धा होने के कारण समाज का नुकसान होगा। इसीलिए समाजवाद स्वतंत्र प्रतियोगिता या प्रतियोगिताओं को जिससे इस प्रतिस्पर्धा उत्पन्न होती है उसको समाप्त करना चाहता है। समाजवादी स्वतंत्र प्रतियोगिताओं को समाज विरोधी तत्व मानते हैं। उसकी मान्यता है कि अत्यधिक धनी व अत्यधिक निर्धन में निष्पक्ष प्रतियोगिता संभव नहीं हो सकती है। इसलिए वो स्वतंत्र प्रतियोगिता का अंत चाहता है, क्योंकि धनी व्यक्ति से निर्धन व्यक्ति न तो प्रतिस्पर्धा कर सकता है और न ही निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा हो सकती है। इसलिए वो प्रतियोगिता या प्रतिस्पर्धा को समाप्त करना चाहता है। स्वतंत्र प्रतियोगिता को समाप्त करने का दूसरा कारण जो समाजवाद के द्वारा बताया गया है, स्वतंत्र प्रतियोगिता में अन्यायपूर्ण व कुटिल साधनों का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि जो धनिक वर्ग है वो सभी अवसरों को अपने साथ मिला लेता है क्योंकि वो ताकतवर है। तीसरा जो प्रतियोगिताओं के अंत का कारण वो जो बताते हैं या मानते हैं कि अंत क्यों होना चाहिए प्रतियोगिताओं का, क्योंकि अपने उत्पाद का प्रचार करने के लिए अधिक धनी लोग उसमें विज्ञापनों पर अनावश्यक व्यय करते हैं, जो धन का अपव्यय है, जिससे सामाजिक हितों को नुकसान पहुंचता है। और जो चौथा स्वतंत्र प्रतियोगिता को समाप्त करने का कारण समाजवादियों के द्वारा बताया गया, इसमें इस स्वतंत्र प्रतियोगिता के कारण एकाधिकार की प्रवृत्तियां जन्म लेती हैं, क्योंकि जो प्रतिस्पर्धा या प्रतियोगिता होगी, जो उसमें विजेता होगा वो मोनोपोली करने की स्थिति में आ जाता है, क्योंकि वो सर्वश्रेष्ठ मान लिया जाएगा। प्रतियोगिता का विजेता मानकर वो फिर उसका एकाधिकारी या मोनोपोली जिसको कह सकते हैं, वो प्रवृत्ति उसमें उत्पन्न होगी और उससे वो फिर और अत्यधिक कड़े तरीके से समाज में अन्याय, शोषण और धन प्राप्ति के साधनों को अपनाकर सामाजिक कल्याण के हितों का कार्य न कर स्वहित के कार्यों में ज़्यादा ध्यान देगा। इससे समाज में आर्थिक असमानता और उसका शोषण और अन्याय बढ़ेगा। इसलिए समाजवाद स्वतंत्र प्रतियोगिता के स्थान पर सहयोग की बात करते हैं कि आपसे सहयोग द्वारा ही समाज हित किया जाए। नंबर 5 समाजवाद का जो सिद्धांत बताया गया है, समाज में समता स्थापित करना चाहता है। समाजवाद समाज में समता यानी कि समानता स्थापित करना चाहता है। समाजवाद समाज में विद्यमान आर्थिक विषमताओं को दूर कर संपत्ति का वितरण इस प्रकार करना चाहता है कि धन कुछ हाथों में केंद्रित न हो पाए। और इस संदर्भ में ही लेवली ने कहा है कि प्रत्येक समाजवादी सिद्धांत का उद्देश्य सामाजिक व्यवस्था में अधिक समानता उत्पन्न करना है। लेवली के शब्दों में उन्होंने बताया है कि प्रत्येक समाजवादी सिद्धांत का उद्देश्य सामाजिक व्यवस्था में अधिक समानता उत्पन्न करना है। समाजवादियों की समता से आशय यह है कि सबको विकास के अवसर पर्याप्त रूप से अवसर मिले व श्रमिकों को उनके श्रम का अधिक पारितोषिक मिले, ताकि समाज में समानता स्थापित हो सके।
नंबर 6 पे जो समाजवाद का मूल सिद्धांत है वो है समाजवाद निजी संपत्ति को समाप्त करना चाहता है। क्योंकि निजी संपत्ति शोषण का मुख्य कारण बनता है, इसलिए समाजवाद निजी संपत्ति को समाप्त करना चाहता है। समाजवाद निजी संपत्ति को शोषण का मुख्य कारण मानते हैं। इनका विश्वास है कि निजी संपत्ति के कारण प्रजातांत्रिक प्रणालियां विकृत हो जाती हैं, वे पूंजीपतियों के हाथों की कठपुतली मात्र बनकर रह जाते हैं। अनेक समाजवादियों ने निजी संपत्ति को चोरी या न्याय के प्रति अपराध माना है, परंतु समाजवाद उस निजी संपत्ति जैसे निजी वस्तुओं, छोटे छोटे व्यवसायों आदि में लगी हुई संपत्ति बनाए रखना चाहता है, क्योंकि ये समाज के शोषण का कारण नहीं बनते। कुछ विचारकों ने पूंजीपतियों के हाथों में प्रजातांत्रिक प्रणाली को कठपुतली के रूप में माना है, लेकिन और अनेक समाजवादियों ने निजी संपत्ति को चोरी और न्याय के प्रति अपराध माना है। लेकिन समाजवाद ने छोटे छोटे व्यवसाय और उसकी छोटी निजी संपत्ति जैसे उसका मकान है, उसका छोटा कोई उद्योग है जिसमें वो स्वयं श्रम करके उत्पाद तैयार करता है, उसको वो निजी संपत्ति में शामिल नहीं करता है, क्योंकि वो समाज में शोषण का कारण नहीं बनता है। इसलिए ये कुछ विचारों में या दूसरे जो विचार हैं उनसे इनके कुछ भिन्न विचार आते हैं, जिनमें वो छोटे छोटी संपत्तियों को या छोटे छोटे उद्योग धंधों को, छोटे छोटे व्यवसायों को वो निजी संपत्ति के रूप में शोषण का हथियार नहीं मानता, इसलिए उसको समाप्त करने की बात समाजवाद नहीं करता है। ये केवल बड़े निजी संपत्ति के जो मालिक हैं उनके ही सामाजिकरण की बात करता है। नंबर 7 पे जो समाजवाद का मूल सिद्धांत है वो है समाजवाद भूमि और खानों या खदानों पर निजी स्वामित्व के विरोध करता है। भूमि और खदानों का मतलब प्राकृतिक जो संपदा है या संसाधन है को समाजवादी प्राकृतिक देन मानते हैं, इसलिए उन पर किसी व्यक्ति विशेष या व्यक्ति समूह का स्वामित्व नहीं होना चाहिए। समाजवादी इसका प्रयोग सामाजिक हितों व लाभ के लिए करना चाहते हैं। हालांकि समाजवादियों द्वारा इस बात पर एकमत नहीं है कि भूमि व खदानों पर निजी स्वामित्व को कैसे समाप्त किया जाए। कुछ समाजवादी बिना मुआवजे के ही इन्हें सार्वजनिक स्वामित्व में लाना चाहते हैं, और कुछ समाजवादी इनको मुआवजा देकर निजी भूमि व खदानों के निजी स्वामित्व को समाप्त करना चाहते हैं समाजवादी। लेकिन कुछ समाजवादी भूमि या खदान मालिकों को कुछ मुआवजा देकर उनको सार्वजनिक हित में लाना चाहते हैं, और कुछ समाजवादी इसको उनसे बिना कुछ दिए ही उनसे छीनना चाहते हैं। रैमजे मैकडॉनल्ड ने कहा है कि मैं संपत्ति हरण किए जाने से समाजवाद नहीं आ सकता। उनका मानना है कि संपत्ति को हस्तांतरित या उसके हरण किए जाने से समाजवाद नहीं आ सकता। वह इस लूट के विचार से सहमत नहीं थे, परंतु इतना अवश्य है कि सभी समाजवादी भूमि व खदानों पर निजी स्वामित्व के स्थान पर सार्वजनिक स्वामित्व करना चाहते थे। 8वां जो मूल सिद्धांत समाजवाद का बताया गया है वो है उद्योगों का राष्ट्रीयकरण समाजवाद चाहता है। समाजवाद उत्पादन के सभी साधनों पर सार्वजनिक नियंत्रण रखने के पक्ष में है। वह उनका राष्ट्रीयकरण या सामाजिकरण चाहता है।
इनके लिए निजी उद्योग निजी लूट है। समाजवाद छोटे छोटे उद्योगों जिनमें व्यक्ति स्वयं श्रम करता है और छोटे छोटे किसान जो अपनी भूमि को खुद स्वयं जोतकर अन्न उत्पादन करता है, उनका राष्ट्रीयकरण नहीं करना चाहता, वरन वह बड़े बड़े उद्योगों जिनमें बड़ी संख्या में भूमि पर मजदूर काम करते हैं और उनकी मेहनत का लाभ उद्योगपतियों को मोटे रूप में मिलता है, उनका राष्ट्रीयकरण या सामाजिकरण चाहते हैं। उद्योगों का राष्ट्रीयकरण समाजवादी चाहते हैं, लेकिन वो केवल बड़े उद्योगपतियों का या बड़े बड़े उद्योगों का जिसमें हजारों श्रमिक काम करते हैं और उनकी मेहनत का जो फल उत्पादन के रूप में आता है, उसका बहुत बड़ा लाभ केवल उद्योगपतियों को ही मिलता है। केवल उन उद्योगों का राष्ट्रीयकरण या सामाजिकरण करना समाजवादी विचारक करना चाहते हैं। नवा जो उनका मौलिक सिद्धांत है वो है समाजवाद व्यक्तिगत अधिकारों की सुरक्षा चाहता है। समाजवाद जैसे औद्योगिक पूंजी, भूमि, उत्पादन, वितरण और विनिमय पर सार्वजनिक नियंत्रण चाहता है या सार्वजनिक सामाजिकरण उनका चाहता है, वहाँ वह व्यक्तियों को धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, राजनीतिक आदि क्षेत्रों में भी स्वतंत्र छोड़ता है। आर्थिक क्षेत्र में भी समाजवाद व्यक्तियों को सीमित रखना स्वतंत्रता चाहता है। समाजवादी व्यवस्था में व्यक्ति अपने स्वतंत्र विचार रख सकता है, उसका प्रचार कर सकता है, किसी भी धर्म का अनुयायी बन सकता है। इस तरह समाज व्यक्ति की स्वतंत्रता व अधिकारों की सुरक्षा चाहता है। समाजवाद व्यक्तिगत अधिकारों व उनकी सुरक्षा का भी ध्यान रखना चाहता है और वो भूमि, पूंजी, उत्पादन, वितरण और विनिमय पर सार्वजनिक नियंत्रण इसलिए चाहता है कि व्यक्ति के अधिकार सुरक्षित रह सकें। अगला जो उनका मौलिक सिद्धांत है, समाजवाद राजनीतिक स्वतंत्रता के साथ आर्थिक स्वतंत्रता का पक्षधर है। समाजवाद की धारणा है कि जब तक व्यक्तियों को आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त नहीं होती, तब तक राजनीतिक स्वतंत्रता केवल मात्र मिथ्या या धोखा है या उसका कोई अर्थ नहीं है। यही कारण है कि समाजवादी आर्थिक स्वतंत्रता पर जोर देता है, मजदूरों के लिए न्यूनतम वेतन निर्धारण करने तथा रोजगार की व्यवस्था करने पर भी जोर देता है। वस्तुओं के मूल्य निर्धारण करने पर नियंत्रण चाहते हैं, उद्योगों पर नियंत्रण चाहते हैं, वे उत्पादन, वितरण और विनिमय पर की उचित व्यवस्था भी समाजवादी करना चाहते हैं। इस तरह से समाजवादी राजनीतिक स्वतंत्रता के साथ साथ आर्थिक स्वतंत्रता के पक्षधर हैं, क्योंकि बिना आर्थिक स्वतंत्रता के राजनीतिक स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं है, उसको वो धोखा मानते हैं और ये सच्चाई भी है। और अगले जो समाजवाद की मान्यता है या सिद्धांत है वो है समाजवाद राज्य को धनात्मक अच्छाई मानता है। समाजवाद राज्य को एक धनात्मक या पॉजिटिव गुड मानता है। इसलिए समाजवाद राज्य के कार्य क्षेत्र का विस्तार करना चाहता है। उसकी धारणा है कि राज्य कानूनों के माध्यम से विकास में बहुत योगदान दे सकता है। आधुनिक प्रजातांत्रिक समाजवादी राज्य में राज्य का कार्यक्षेत्र अत्यधिक विस्तृत हो गया है। आज मानव केवल बाह्य सुरक्षा व आंतरिक व्यवस्था के लिए ही राज्य पर निर्भर नहीं करता, बल्कि जीवन की प्रत्येक आवश्यकता के लिए जैसे भोजन, शिक्षा, स्वास्थ्य, घर या मकान, चिकित्सा, पानी, विद्युत, गैस, रोजगार, यानी कि विभिन्न जो जीवन के पहलू हैं उन सब में वो रोजगार आदि पर राज्य पर निर्भर हो गया है। इसलिए वो समाजवाद राज्य को धनात्मक अच्छाई के रूप में मानता है। इस प्रकार से ये समाजवाद के आवश्यक तत्व या मूल मान्यताएं या मूल सिद्धांत हैं, जिनका हमने इस वीडियो के माध्यम से चर्चा की।
और इस वीडियो में हम इतना ही। अगले वीडियो में हम समाजवाद के मूल्यांकन, जिसमें समाजवाद के गुण दोषों पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। घर में रहें, सुरक्षित रहें, अति आवश्यक होने पर ही घर से बाहर जाएं। बाहर निकलते समय सामाजिक दूरी और मास्क का प्रयोग आवश्यक रूप से करें। एक बार पुनः आपका धन्यवाद।